ये कहानी है सदियों पुरानी। जब ओनी नाम के मॉन्स्टर्स हुआ करते थे। ये मॉन्स्टर कोई रेगुलर मॉन्स्टर नहीं हुआ करते थे। ये ब्लड टाइप के मॉन्स्टर थे जो ब्लड से वेपन्स बनाते थे और बहुत कुछ कर सकते थे। इनका फेवरेट काम था इंसानों को मारना और उन्हें खाना। मगर ओनी ने बहुत सालों तक इंसानों को मारा है। लेकिन एक दिन मोमोतारो नाम का एक बंदा आता है और उसने ओनी को मार गिराया था। और तब से मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो कि बचाती है ओनी से। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और हमें एक दूसरे मोमोतारो को भी दिखाया जाता है। ये लोग मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं। तो समाद्रे यहाँ पे अपने सेनपाई त्सुयोशी को बोल रहा होता है कि आपको उस ओनी के बच्चे को गोद नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्हें वो बच्चा कचरे में पड़ा हुआ मिला था। तो वो कहते हैं कि देखो ये एक छोटा सा बच्चा है, इसमें ओनी का ब्लड है मैं मानता हूँ, लेकिन इसे नहीं पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम लोग इस छोटे से बच्चे को नहीं मार सकते हैं। मगर सामा उससे कहता है कि नहीं आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं सेनपाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर त्सुयोशी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उस बच्चे को गोद लेते हुए कहता है कि ठीक है अब से ये मेरा बेटा हुआ। कुछ साल यहाँ पे बीत चुके थे। तो हमें दिखाया जाता है शिकी को और यहाँ पे शिकी को बताया जाता है उसके दोस्त के द्वारा कि देख दोस्त तुम्हें काम से निकाल दिया गया है, लात मार के निकाल दिया गया है, तो आज के बाद काम पे वापस बिल्कुल भी मत आना। शिकी को बिल्कुल भी गम नहीं रहता है। कहता है कि ठीक है नहीं आऊंगा काम पे, वैसे भी मेरा बिल्कुल मन नहीं है काम करने का। और यहाँ पे इसे गन्स में बहुत इंटरेस्टेड रहता है भाई ये, और पूरा एकदम पार्ट्स वार्ट्स असेंबल कर रहा होता है मजेदार तरीके से। तब तक इसके डैड आ चुके रहते हैं त्सुयोशी और मारते हैं सर पे, कहते हैं बेवकूफ कहीं के तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है लेकिन फिर भी देखो तुम्हारे चेहरे पे हंसी कितनी ज्यादा है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तब वो कहता है कि देखिए हमारा भी तो जूस का दुकान है, लेकिन देखिए जूस का सेलिंग कितना ज्यादा कम हो रहा है, आपको अपने दुकान पे ध्यान देना चाहिए ना कि अपने बेटे पे। आपका बेटा देख ले क्योंकि आपका बेटा बहुत ज्यादा होशियार है। वो कहते हैं कि तू होशियार नहीं, तू एक नंबर का गधा है, समझे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि क्या ये दुनिया में चल रहा है और क्या करना चाहिए। तब वो कहता है कि देखिए डैड एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं बनने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने जूस के दुकान पे ध्यान देना चाहिए, मेरे ऊपर आप बिल्कुल भी ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं तो अपना काम ऐसे भी कर ही लूंगा। तो शोशी को यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। कह रहे होते हैं कि मन तो कर रहा है तो मैं इतना ज्यादा मारू, मार मार के तुम्हारा ढोल बजा दूं, लेकिन कहता है कि जाइए कॉल आ रहा है, शायद कोई कस्टमर आ चुका हो। और यहाँ पे इन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ रहता है जूस का। देख सकते हैं कितना बड़ा जूस का दुकान है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर भी यहाँ पे लगा के रखी थी। इन्होंने अपने बेटे को कभी नहीं बताया था कि उसके अंदर ओनी का ब्लड है और ये मोमोतारो है जो कि ओनीस को हंट करते हैं। और सोच रहे होते हैं कि पता नहीं इस बेवकूफ बच्चे का क्या होने वाला है, ये इतना ज्यादा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी आज तक ये कभी समझ नहीं पाया, एक नंबर का गधा बच्चा है ये। फिर वो चले जाते हैं वहां जूस की डिलीवरी करने के लिए। तब देखता है कि वाह घर में कोई नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। उसके बाद ये अपना शूटिंग प्रैक्टिस करना चालू करता है क्योंकि इसे शूटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा ही पसंद रहता है। अचानक से हमें पता लगता है कि पीछे होता है एक बहुत बड़ा धमाका, और धमाके के बाद क्या होता है इसे एकदम बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहता है कि आखिर ये धमाका और ये व्हाइट फॉग आखिर आ कहाँ से रहा है। शिकी एकदम हैरानी से उसे देखने लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर एक अजीब सी चीज उसे खींच लेती है अपने पास में और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और ये वही सामा रहता है जो कि अब बूढ़ा हो चुका था। सामा कहता है कि बहुत दिनों बाद हम लोग मिले, तो तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, लेकिन अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। मगर इतनी आसानी से कहा, शोशी आ चुके रहते हैं और वो मार देते और कहते हैं बेटे को कि अंदर आओ। लेकिन अभी तक ये बंदा मरा हुआ नहीं रहता है क्योंकि अभी भी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो जिंदा रहते हैं, मतलब अभी भी ये पूरी तरीके से एकदम जिंदा इंसान रहता है और लेटा हुआ था बस। आगे वो कह रहा होता है कि डैड ये क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, क्या आपने किसी से पैसे उधार लिए थे, किसी गैंगस्टर से या फिर किसी माफिया से, आखिर वो क्या था और वो इतना ज्यादा अजीब सा चीज क्या था। लेकिन फिर इसके डैड बताते हैं कि देखो जिस इंसान को मैंने टक्कर मारी है वो मरा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो ये सुन के शिकी और हैरान हो जाता है कि आखिर आप ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके डैडी से बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि देखो वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं तो तुम्हें बच के यहाँ पे रहना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा शिकी। लेकिन वो कहता है क्या। तब तक वहां पे वो जो ब्लैक फ्रॉग रहता है इनके पास में आ जाता है। फिर गाड़ी पे हमला भी होना शुरू हो चुका रहता है और गाड़ी यहाँ पे साइड में जाती है और हो जाता है एक बहुत बड़ा धमाका। पर जैसे धमाका खत्म होता है योशी को कहीं भी शिकी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो सोचते हैं कहाँ गया, तभी उन्हें कुछ हिंट्स मिलता है कि आखिर वो कहाँ पे गया है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा प्यारा शिकी रहता है उसे तो यहाँ पे सामान बांध के रख दिया रहता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, आखिर ये पर्सन है कौन और ये मुझे मारना क्यों चाहता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर सामा कहता है कि तुम ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा हो और तुम्हें मारना ही सबसे उचित काम रहेगा। अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो तुम अपने सारे दुख तकलीफों से आज के आज यहीं पे मुक्त हो जाओगे और तुम्हें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर तुमने ओनी में जन्म क्यों लिया था। ये सुन के उसे कुछ समझ नहीं आता है, मगर तब तक आ चुके रहते हैं योशी। और योशी कहते हैं कि पहले हमने एक मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि ओनीस को मारता था और फिर ओनीस डर के इंसानों के बीच रहने लगे
लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सालों से कुछ भी नहीं किया। लेकिन सामा कहते हैं सेनपाई आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग काफ़ी साल बाद मिल रहे हैं ना। फिर वो हमला कर देते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें मैं नहीं मारने दूंगा अपने बेटे को। लेकिन सामा कहता है कि इसे तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ शिकी को कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और फिर वो ग्रीटिंग्स दे रहा होता है अपने सेनपाई को, कहता है कि हम लोग बहुत सालों के बाद मिले, और वो उसे उसके ओरिजिनल नाम से बुलाता है। तो ये सुनने के बाद तो योशी एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे उस नाम से नहीं बुलाओ। लेकिन सामा कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, आप पहले भी एक मोमोतारो थे और आज भी एक मोमोतारो हैं। भले आपने एक ओनी के बच्चे को गोद ले लिया हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे कुछ भी बदल नहीं जाता है कि आप एक मोमोतारो हैं जो कि ओनीस को हंट किया करते थे, और आपने अपने जमाने में काफी ओनीस को मारा है। तो आप इसे मारने में इतना ज्यादा क्यों कतरा रहे हैं? आपको इसे भी मार देना चाहिए, आपने इसे इतना बड़ा क्यों किया है? योशी कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता हूँ, और वैसे भी ये इसे कुछ नहीं पता है कि ओनीस और मोमोतारो के बीच में क्या लड़ाई है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मारने वाला हूँ, समझे? और यहाँ पे शिकी को सही में समझ नहीं आ रहा होता है ये ओनी और मोमोतारो ये लोग क्या रट लगा के बैठे हुए हैं। और फिर एक खतरनाक हमला देता है वो, जहाँ पे योशी की हालत खराब कर देता है और वो सीधे जाके जमीन पे गिर जाते हैं। ये देख के शिकी एकदम आग बबूला हो चुका रहता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो ना आके, उन्हें क्या मार रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर असली लड़ाई किसे होती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी सामा कहता है कि ओह रुको, तुम्हारी भी बारी आएगी। लेकिन योशी उसका हाथ पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, उसे कुछ मत करो। सामा कहता है कि आप इसके लिए इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, आखिर ये आपका लगता क्या है? आप लोग तो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है। तो कहते हैं हाँ मुझे पता हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो मेरा बेटा लगता है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा तुम्हें, मैं उसे नहीं मारने दूंगा तुम्हें। और यहाँ शिकी सोच रहा होता है कि क्या मैं यहाँ पे अपने डैड की मौत का तमाशा देखूं यहाँ पे रह के? भले हम लोग ब्लड रिलेटेड ना हो, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी कितनी केयर करते हैं, मैं इसे मार दूंगा। और अचानक से वो गायब हो जाता है और फिर भाई हमला हो जाता है बहुत ही खतरनाक उसके ऊपर। कुछ समझ में नहीं आता, वो गायब भी हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उसका एक बहुत ही खतरनाक रूप। सामा देख के हैरान था कि ओह तो तुम अपने इस फॉर्म में आ चुके हो। लेकिन वो बता दो कि वो शिकी नहीं रहता है, मतलब वो अपना माइंड का कंट्रोल खो चुका रहता है और वो ऐसे ही लड़ रहा होता है बिल्कुल किसी जंगली जानवर जैसा। और ओनी का यही खतरनाक चीज होता है कि वो लोग अपने माइंड के ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं और कभी भी हमला कर देते हैं, इसलिए ओनी को मारना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे तो भाई एकदम इसके पास वेपन्स का भंडार रहता है, फिर हमला करता है मगर सामा बच जाता है किसी ना किसी तरीके से। ये बच ही जाता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से बच रहा होता है। मगर सामा भी कमजोर नहीं रहता है, वो भी एक बहुत ही खतरनाक मोमोतारो है, मगर उसकी हालत खराब कर दी रहती है शिकी ने। फिर देता है वो उसे एक बहुत बड़ा धमाका, लेकिन वो धमाका ऊपर कर देता है। ना चाहते हुए भी उसने मारा नहीं था सामा को, उसने ऊपर का एकदम छत ही उड़ा दिया रहता है। मगर इसके बाद वो एकदम धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा था और अपने नॉर्मल रूप में आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। सामा कहता है ये तो जाहिर सी बात है, तुम अपने खतरनाक रूप में आ गया था और इसमें तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। वो मारने वाला रहता है, लेकिन तब तक योशी बीच में आ चुका रहता है। योशी ने भी सामा को थोड़ा सा घायल कर दिया था। तो वो कहता है कि सेनपाई क्या आप अपने डिसीजन पे अड़े रहेंगे? तो कहता है कि हाँ मैं अपने डिसीजन पे अड़ा रहूंगा, ये मेरा बेटा है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये क्या है कि तो वो गिरने लगते हैं और यहाँ लोग समझ रहे होते हैं कि यहाँ पे गैस का पाइपलाइन फटा हुआ है। फिर वो भी गायब हो चुका रहता है। शिकी यहाँ पर एकदम रोने की हालत में आ चुका रहता है कि आपको क्या हो गया, मैं आपको कुछ भी नहीं होने देने वाला हूँ। लेकिन तब उसके डैड कह रहे होते हैं कि देखो कम से कम आखिरी बार तो मुझे तुमसे बात कर लेने दो। लेकिन वो कहता है कि क्या आखिरी बार कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सारा हमें टाइम साथ में बिताना है। लेकिन वो कहते हैं कि वक्त बहुत कम है बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ओनी और मोमोतारो के बारे में। तुम्हारे अंदर ओनी का ब्लड है, वो लोग तुम्हें मारना चाहेंगे, लेकिन तुम बच के रहना, तुम कहीं पे छुप जाना, कुछ भी करना, लेकिन अपने आप को बचा लेना। मैं तो तुम्हें नहीं बचा पाया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता था। मैं आज अपनी जान दे दे रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारी जान के बदले और कोई भी बड़ी कीमत नहीं है। मैं चाहूँ तो ऐसे 100 बार तुम्हारे लिए सकता हूँ। अब यहाँ पे शिकी को गुस्सा आता है, कहता है कि नहीं मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि ओनी और मोमोतारो हमेशा एकजुट होकर एक साथ रहे, मगर शायद मेरे जिंदा रहते हुए ऐसा कभी हो नहीं सकता है। यहाँ पे उसके डैड तो खत्म हो चुके थे। ये सब देख के शिकी की आंखों में एकदम आंसू से आ गया रहता है और वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आप उठ जाइए। आप उनसे मजाक कर रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, आप तो इतने ज्यादा स्ट्रांग है, आप मोमोतारो है ना, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उठ जाइए ना। फिर वो एकदम हिम्मत हार चुका रहता है। अचानक से इसके पीछे कोई आता है, इसके गले पे मारता है और उसे बेहोश कर डालता है। इधर हमें मोमोतारो के हेडक्वार्टर्स में दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि सामा ने ये क्या बेवकूफी भरी हरकत की है। उसके इस हरकत से हम लोग एक्सपोज हो सकते थे। हमें नॉर्मल पब्लिक के सामने एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं होना है कि हम लोग मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर हम लोग नॉर्मल पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाते हैं तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों के बीच में समस्या फैल जाएगी, हमें छुप के काम करना पड़ेगा। लेकिन आजकल मोमोतारो कुछ ज्यादा कमजोर नहीं हो गए, यहाँ पे ये सभी बॉसेस बैठे हुए रहते हैं। इसी चीज के बारे में ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ओनी के बच्चे को मारना चाहिए। दूसरी तरफ हमें एक चोगे पहने हुए बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है
कि इस बार जो हमें कैंडिडेट्स मिले हैं वो हमें बहुत सालों के बाद मिले, मतलब ऐसे कैंडिडेट्स तो एक डिकेड में कभी आते हैं, लेकिन आज देखो आज हमें इतने सारे भर भर के मिल गए हैं। अगर हम लोग इन्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे दे तो ये लोग बहुत ही ताकतवर ओनी बन सकते हैं। क्या कहते हो तुम इसके बारे में? तो हमें एक बहुत ही प्यारे से मौसम को दिखाया जाता है और बहुत ही प्यारी सी जगह भी होती है जहाँ पे हमारा शिकी अपने डैड के साथ खेल रहा होता है और फिर उसके डैड कहते हैं कि चलो बहुत ज्यादा देर हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ डैड चलिए, हमें घर चलना चाहिए, आप मुझे गोदी में क्यों नहीं उठा लेते हैं, चलिए ना गोदी में उठा के ले चलिए। लेकिन अचानक से कुछ हो जाता है, उसके डैड को मारने के लिए वही वापस से आ चुका था और हम देखते हैं कि इसकी आंख भी खुल चुकी रहती है। तभी ये देखता है कि अरे ये बंदा आखिर यहाँ पे पुशअप्स क्यों लगा रहा है। तभी उसका नाम नाइटो रहता है और वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है और उसे बता रहा होता है कि देखो मंदबुद्धि, ये तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रही है। तो मैं वापस से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि तुम अभी मेरे कब्जे में हो और मैं तुम्हारा मुंह नहीं खोलने वाला हूँ, लेकिन तुम अपने डैड की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम है नाइटो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ कि मैं तुम्हें किस लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, बस मैं यही बताऊंगा, लेकिन कहाँ लेके आया हूँ ये नहीं बताऊंगा। और अपने डैड की फिक्र करना तुम छोड़ दो क्योंकि उनकी बॉडी हमारे पास एकदम सही सलामत है। शिकी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके डैड तो नहीं रहते अब, लेकिन नाइटो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा ट्रेनर हूँ एक तरीके से, मैं तुम्हें सुधारूंगा। लेकिन यहाँ पे वो नहीं सुधरता है तो ये स्केट्स पहना हुआ रहता है और फिर बताने लगता है कि देखो मोमोतारो और ओनिस के बीच में किस तरीके से यहाँ पे लड़ाई चल रही है और तुम हमारे ब्लड में से ये हो, तुम्हारे जो डैड थे वो मोमोतारो थे लेकिन उन्होंने तुम्हें रेस किया है, हमारे पास तुम्हारी सारी हिस्ट्री है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें बताता है। लेकिन ये कहता है कि अरे कम से कम मेरा मुंह तो खोल दो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा मुंह खोल देता हूँ। तो शिकी यहाँ पे उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये कहता है कि देखो तुम्हें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, तुम हमेशा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो और तुम बरसर्क मोड में चले जाते हो। तुम्हें पता है बरसर्क मोड में जाने पर तुम्हें बाद में कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आओगे और तुमने बरसर्क मोड में क्या क्या तबाही मचाई होगी ये तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा। तो शिकी को तो यहाँ गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे अपने डैड का बदला लेना रहता है, लेकिन नाइटो उसे समझा रहा होता है कि देखो थोड़ा दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचोगे तभी लड़ाई में जीत पाओगे। और वैसे भी तुमने अपनी जिंदगी के कुछ सेकंड्स गवा दिए हैं क्योंकि तुम मुझसे ये बेकार सवाल पूछ रहे हो। लेकिन वो नहीं मान रहा होता है। तो नाइटो कहता लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हो, तुम लातों के भूत और बातों से तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। और वो बार बार पूछने लगता है कि मेरे डैड कहाँ पे हैं, मुझे खोलो, मुझे जाना उनके पास में। तभी नाइटो कहता है अच्छा मुझे लगता है कि तुम नहीं सुधरने वाले हो क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी की 1 मिनट ऐसे ही खो दी है। मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सुधार सकूं और उन मोमोतारो से बचा सकूं, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पे मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। तो वो अजीब सा हंसी दिखाता है और कहता है ठीक है। नाइटो बताता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होती है असली ट्रेनिंग। और फिर यहाँ पे भाई वो उससे उसका एकदम गला दबा रहा था खतरनाक तरीके से। और यहाँ पे शिकी सोच रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं मारा जाऊंगा, इस बेकार से चीज से तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला हूँ, ये तो बस एक टाई है। और नाइटो यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये बरसर्क मोड में आ जाएगा नॉर्मल की तरह और फिर यहाँ पे सब चीज खत्म हो जाएगा। हाँ मुझे पता है कि यही होने वाला है, ये बेवकूफ है। लेकिन फिर वहां पे अचानक से कुछ होता है, वहां पे वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और ये पावर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। डायरेक्ट बरसर्क मोड में नहीं आता है, तो जहाँ पे ये हल्का सा एकदम इंप्रेस हो गया रहता है उसके बाद तो भाई एकदम सामने आ गया रहता है और बूम बाम दे देता है खतरनाक तरीके से। लेकिन ये बरसर्क मोड में आ चुका रहता है मगर कुछ नहीं होता नाइटो को। नाइटो बहुत ही ट्रेंड रहता है, आखिर वो रहता है तो कितना भी बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है, वो एक टीचर लेवल का है और शिकी एकदम न्यू लेवल का है, वो नूब है एक तरीके से और वो कहीं से भी नहीं टिक सकता है नाइटो के आगे में। लेकिन फिर भी वो हमला करता है और ये कहता है कि मैं अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मुझे पता है कि तुम बरसर्क मोड में हो फिर भी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जमीन पे लेटा हुआ रहता है, इसे कुछ पता नहीं चलता है कि इसने क्या क्या किया है। फिर ये अपने हाथ को देखता है तो इसका हाथ पूरा एकदम अजीब लाल तरीके से हो चुका रहता है क्योंकि इसने अपने पावर का इस्तेमाल कर लिया था और बरसर्क मोड में अचानक से चला जाता है तो इसे कुछ याद नहीं रहता है। और यही बात नाइटो भी उसे बता रहा होता है कि देखो अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम जंग के मैदान में मारे जाओगे और जंग के मैदान में मारे जाओगे तो वहां से तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। तुम्हें पता है ओनी की ब्लड पावर बहुत ज्यादा होती है और ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक होती है, तुम्हें अपनी पावर्स को संभालने आना चाहिए। और अगर तुम अपनी पावर्स को नहीं संभाल सकते हो तो तुम अपने डैड का बदला तो क्या किसी को छू तक नहीं सकते हो। यहाँ पे सब लोग तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है समझे, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारा टीचर बन पाऊंगा। अब यहाँ पे एक ही चीज दिमाग में चल रही होती है इसका कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, अपने प्राइड को छोड़ के ये कहता है कि प्लीज तुम मेरे टीचर बन जाओ, प्लीज मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन जाऊंगा, प्लीज। उसके सामने घुटने टेक देता है मगर नाइटो कहता है कि ठीक है अगर तुम बनना चाहते हो मेरे स्टूडेंट, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता हूँ तुम्हें। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम दिमाग से नहीं सोचते हो, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, अगर तुम उस मौके में कामयाब हो जाते हो और अगर बरसर्क मोड में नहीं जाते हो तब हो सके तो तुम मेरे स्टूडेंट शायद बन सकते हो। तो ये बात शिकी एक्सेप्ट कर लेता और फिर ये कहता है कि आओ मेरे ऊपर हमला करो, आ जाओ।
तो ये तो अपना ब्लड आर्ट का इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद जो हमारा शिकी रहता है सोच रहा होता है कि हमला कैसे किया जाए, और नाइटो यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि ये वापस से बरसक मोड में आ जाएगा और फिर खेल खत्म हो जाएगा, या फिर डॉज करेगा और हार जाएगा, फिर क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हमें यहाँ दिखाया जाता है वो तो बस एक हाथ से अपना गन बनाता और शूट कर देता है, लेकिन ये बरसक मोड में अब आने ही वाला रहता है, क्योंकि आधा इसकी बॉडी एकदम बरसक मोड में आ चुकी रहती है और नाइटो को भी यही लग रहा होता है कि हाँ ये तो बरसक मोड में आ चुका है। अब बरसक मोड में अगर ये आ जाएगा तो फेल हो जाएगा और फिर नाइटो इसे लात मार के बाहर निकाल देगा और मोमो वाले इसे मार देंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी तरीके से अपनी पावर्स को कंट्रोल कर ही रहा होता है। नाइटो यहाँ पे अपने एरोस लगा देता है कि कभी भी कुछ होगा तो वो मार देगा तुरंत ही, लेकिन फिर भी हम देख रहे होते हैं कि वो किस तरीके से अपनी पावर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और बहुत पावर कंट्रोल करने के बाद फाइनली यहाँ पे धीरे धीरे करके बरसक मोड खत्म हो चुका रहता है और कहता है कि हाँ देखा मैंने ये कर दिखाया, मुझे अब तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे, क्यों है ना। मुझे पता है ब्लड पावर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इसे आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के बाद मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन नाइटो कहता है इतना आसान नहीं है। और फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हें उस वक्त देखा था, तुमने जब अपना अंगूठी से वैसा किया था ना अपने हाथ को, मैंने उस वक्त देखा था और मैंने उसी से थोड़ा बहुत सीखा है। तो नाइटो को यकीन नहीं होता है कि इतनी जल्दी इतने मतलब सीख लिया, क्योंकि ओनी की पावर्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त लगने रहता है। लेकिन फिर यहाँ पे ये मुंह बना लेता है और ये बताता है कि देखो जब मेरी बारी आती है तब मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ और बस अपने 30% पावर का ही इस्तेमाल करता हूँ, अगर कभी पावर का इस्तेमाल करना पड़े तो। लेकिन तुम्हारे केस में बात एकदम अलग है, तुम तो भाई सबको लात वात मार उड़ के अपने नॉर्मल पावर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हो। तुम एकदम बरसक मोड में आने का सोचते हो और सोचते हो कि एक ही बार में सब चीज तबाह कर दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है बाबू। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम असली जंग में जाओगे तो वहां पे ये सारी चीजें ऐसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। वहां पे एकदम ब्लड आर्ट एकदम खतरनाक तरीके से, और मोमोतारो वालों ने अगर पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार के छोड़ेंगे। लेकिन ये कहता है कि मुझे अपनी डैड का बदला लेना है, इसलिए मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। तभी वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और इसने इसके सर पे नहीं मारा रहता और कहता है कि ठीक है चलो तुम पास हो गए। ये सुन के शिकी एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन नाइटो कहता है कि इतना खुश क्यों हो रहे हो, हाँ तुम बहुत ही कम मार्जिन से पास हुए हो। ज्यादा खुश मत हो क्योंकि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर हो, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है। ये सुन के शिकी कहता है तो हम लोग कहाँ पे हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये बताने लगता है कि ये एक बहुत ही दूर आइलैंड पे एक स्कूल है जहाँ पे पूरा ओनीस का एक आर्मी तैयार किया जाता है ताकि वो लोग मोमोतारो से लड़ सके अगर मोमोतारो वालों ने हमला किया तो। क्योंकि ओनीज अब हमला नहीं करते हैं, ये लोग बुरा काम नहीं करते, पहले बुरा काम किया करते थे, अब बुरा काम नहीं करते हैं, अब काफी सुधर चुके हैं। और वो बता रहा होता है बीच में ये डिस्टर्ब ना करे इसलिए मार भी देता है, वही नॉर्मल सी बात है, बच्चे डिस्टर्ब ना करे। फिर बताता है कि देखो अब मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैं तुम्हें कुछ स्टूडेंट्स के पास ले जाऊंगा, वहां पे तुम्हें अब वापस से स्कूलिंग करनी पड़ेगी जहाँ पे हम लोग तुम्हें हिस्ट्री के बारे में सब चीज बताएंगे क्या हुआ था। और ये देखता है कि यार ये क्या, ये मेरे सीन कहाँ से आ गए हाँ। और वो कह रहा होता है कि यार जल्दी बाहर निकलो कितना लेट करते हो। तो उसके बाद निकल चुका रहता है शिकी और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं वापस से स्कूल जाऊंगा, वैसे स्कूल जाना बहुत ही बेकार काम है, मगर फिर भी अपने डैड का बदला लेना है तो मैं जरूर जाऊंगा, स्कूल जरूर करूंगा। तब नाइटू से बता रहा होता है कि तुम अपने डैड की चिंता बिल्कुल मत करो, हमने उनकी बॉडी एकदम अच्छे तरीके से रखी हुई है और हमें नहीं पता है कि उनका रिलीजन क्या है, इसीलिए हम लोग बाद में क्रियाक्रम करेंगे जो काम भी होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि 15 सेकंड के अंदर अंदर क्लास पहुंचो, नहीं पहुंचोगे तो स्कूल से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुन के शिकी हैरान होता है और कहता है रुको मेरे पास तुम्हारे जैसे स्केट्स नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूँ। किसी भी तरीके से पहुंच जाता है तो सोचता है कि अब स्कूल में पहली बार है तो भाई एंट्री तो धांसू होनी चाहिए ना, लड़कियां पगला जाएंगी, एंट्री ऐसा मारूंगा। लेकिन यहाँ पे नाइटो कहाँ करने देने वाला था भाई, वो तो उसे एक लात मारता और सीधे क्लास में जाके फेंक देता है जहाँ पे उसके नाक से खून निकलने लगता है। तो वहां पे एक बच्चा कहता है तुम्हें टिश्यू चाहिए, तो वो कहता है तुम्हें टिश्यू चाहिए, तुमने तो अपना मुंह भी ढका हुआ है, क्या हुआ तुम्हारे तो सींग भी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर हो इसलिए तुम्हारे सींग भी नहीं है। तभी वो कहने लगता है कि मेरा नाम जिन है और मैं यहाँ कमजोर नहीं हूँ, मैंने ट्रेनिंग की है और मैं अपने सींगों को छुपा सकता हूँ और जब चाहे तब निकाल सकता हूँ। और फिर वो दिखाता है और उल्टा सभी की बेइज्जती मारने लगता है कि तुम सभी कमजोर हो। तो ये बंदा कहता है कि मुझे इंक्लूड मत करो, लेकिन फिर उसे भी इंक्लूड कर लेता है तो इसे गुस्सा आ जाता है। फोर आइज कहता है कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। फोर आइज देखो हमेशा से समझदार रहते हैं और दो लड़कियां भी रहती हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और ये टिश्यू निकाल के दे देता है। उसके बाद क्या था, इन दोनों के बीच में तो झगड़ा होने वाला था लेकिन नाइटो आ चुका रहता है बीच में और कहता है झगड़ा नहीं करना है बाबू लोग, तुम लोग को यहीं पे बैठे रहना है, अपने प्यारे प्यारे दोस्त बनाओ, अच्छी खासी दोस्ती करो और तुम लोग चुपचाप बैठे रहो। तो दोनों एकदम हैरान थे कि हमारे पीछे कब आया और वहां कब चल गया। तो नाइटो कहता है कि आज हम लोग पहला क्लास शुरू करने वाले हैं। पहला क्लास में ये होगा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें एक गेम खिलवाऊंगा और गेम में जो जीतेगा वही सिकंदर, जो हारा उसे स्कूल से लात मार के निकाल दिया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि ये थोड़ा स्कूल से दूर लेके आ गया रहता है आइलैंड पे और बताता है कि देखो ये पूरा आइलैंड है, ठीक है, 1 घंटे का वक्त मैं तुम लोगों को दूंगा और उस 1 घंटे में तुम्हें मुझसे टच नहीं होना है, मतलब एकदम टैग गेम जैसा है।
कि अगर मैंने तुम लोग को टच कर दिया तो तुम लोग हार जाओगे, तो तुम्हें टच बिल्कुल भी नहीं होना है। तो सबको लग रहा होता है कि ये नॉर्मल गेम है, और वो कहता है कि देखो मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, मतलब ओनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये सुन के जिन खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा, अगर तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे इसका मतलब तुम हमें कमजोर समझ रहे हो, लेकिन अगर हमने तुम्हें मार दिया तो तुम इसमें क्या करने वाले हो? तब वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो तुम मुझे मारने का ट्राई जरूर कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला हूँ। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम लोग को तुम्हारा मन चाहा पोस्ट मिल जाएगा, मतलब जहां भी तुम पोस्टिंग लेना चाहो, तुम लोग फाइनली ग्रेजुएट हो जाओगे अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो। ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है शिक्की की क्या हमें इसे मारना पड़ेगा? तो वो बताता है कि नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, और अगर तुम में से कोई बेकाबू हो जाता है तब मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। तो वो सोच रहा होता है कि शिकी को शायद डर लग रहा है, लेकिन जो शिकी था वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरने वाला था। वो तो उल्टा कह रहा होता है कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, हाँ बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ये बिल्कुल किसी टैग गेम की जैसा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। इतना आसानी से तो ये नहीं खिलाने वाला है, क्योंकि इनकी जबरदस्त ट्रेनिंग अब यहीं से शुरू होने वाली है। नाइटो उन्हें कहता है कि देखो तुम सभी यहाँ पे एक मकसद से आए हो और तुम्हें अपने मकसद को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। शिकी तो बहुत ज्यादा जोश में रहता है, लेकिन जो दूसरी तरफ जिन रहता है उसे तो बस अपने काम से मतलब रहता है। उसके बाद वो उन्हें 2 बॉल्स दिखाता है और कहता है कि इन्हें तुम्हें ढूंढ के लेके आना है, लेकिन वो बॉल्स को फेंक डालता है अंदर में। फोर आइज पूछता है लेकिन हम लोग तो इतने सारे हैं, आखिर हम लोग बॉल्स कैसे लाएंगे? तब वो बताता है कि तुम्हें टीम्स में बांटा जाएगा। सबसे पहले जो टीम होने वाली है वो शिकी, जिन और होमा की होने वाली है, जो कि वो पिंक हेयर वाली लड़की रहती है। दूसरी टीम फोर आइज और इका की रहती है, और तीसरी टीम इन दोनों की रहने वाली थी। और देखो बॉल्स गई है, लास्ट में जो दोनों टीम रहेगी उन्हें बस एक एक बॉल लाना है, और अभी जो ये तीनों जाने वाले हैं इनमें से एक एक बॉल लेके आएंगे ये लोग, और जो एक बच जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सी बात रहती है। तो अब इन्हें अंदर जाना रहता है, लेकिन उससे पहले अभी माहौल भी तो सेट होना था। तो जो होमा रहती है वो जाती है शिकी के पास में और उससे बात करती है। तो भाई शिकी को बहुत अच्छा लगता है, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने इससे बात की रहती है। शिकी को एकदम लग रहा होता है कि क्या ही हो गया है, और वो कह रहा होता है कि अरे यार तुम तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। ये सब जब वो बोल रहा होता है ना, तो होमा भी थोड़ी सी शर्मा जाती है और दोनों के बीच में काफी अच्छा मूवमेंट बन चुका रहता है। उसके बाद वो जिन से बात करने जाती है, लेकिन बंदे ने उसे रुला दिया था। भाई वो बात ही नहीं करता है। शिकी को देख के ये सब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे दिन तो अब पूरे हो गए, आखिर तुमने इसे रुलाया कैसे? हाँ, इतनी ज्यादा प्यारी है। अरे अरे अरे, तुम आखिरकार रो क्यों रही हो? हाँ, तुम्हें रोना नहीं चाहिए इस बेवकूफ की वजह से, तुम बिल्कुल भी मत रो, तुम रोते हुए तो और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। तो लाइन मार रहा होता है यहाँ पे होमा के ऊपर में तो, और वो बहुत ज्यादा एकदम शर्मा जाती है। और फिर वो कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर इस टास्क को पूरा करेंगे, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, मजा आएगा। तो ये सुन के तो होमा और भी बहुत ज्यादा शर्मा चुकी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो नाइटो रहता है वो कहता है कि अरे जाओ यार तुम लोग, आखिर तुम लोग कितना ज्यादा देरी कर रहे हो, क्योंकि वो तो चला गया रहता है जिन, और बहुत ही स्पीड के साथ अब यहाँ पे वो चला गया था। फिर ये भी जाता है, लेकिन होमा यहाँ पे रुक जाती है, उसे कुछ मतलब याद आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इसे तो अपना कुछ बदला लेना था, और वो सोच रहा होता है कि वो अटेंशन ग्रैबर है और फिर मैं उसे मार के मैं उसे अलग पोस्ट पे चला जाऊंगा। और वो शिकी, वो बस सबका अटेंशन लेना चाहता है और कुछ भी नहीं। मगर इतनी आसानी से शिकी इसका पीछा कैसे छोड़ने वाला है? दोनों चड्डी बड्डी दोस्त जो रहने वाले थे। तो जो हमारा शिकी रहता है वो जिन के एकदम पीछे में आ चुका रहता है और मारता उसे जोरदार डंडा, लेकिन फिर दोनों साइड में आ चुके रहते हैं। तो यहाँ वो उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि आओ मुझसे लड़ो, और तुमने मुझे क्या बोला था कि मैं अटेंशन सीकर हूँ? हाँ, तुम अपने शब्द वापस लो। लेकिन वो अपने शब्द वापस बिल्कुल नहीं ले रहा होता है जिन, और कहता है कि ये देखो ये क्या है। तो कहता है तुम अपने मास्क से मतलब ऐसे डरा रहे हो मुझे, हाँ, अपने इन बेकार कट से, तुम्हें क्या लगता है मैं इनसे डर जाऊंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं डरने वाला हूँ। तो वो अपना ब्लड आर्ट दिखाता है, भाई काफी खतरनाक टाइप का रहता है। लेकिन इससे भी शिकी ज्यादा डरता नहीं और कहता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि मैंने भी ये पहले भी किया है। तो जिन कहता है करके दिखाओ, लेकिन उससे हो नहीं रहा होता है। तो ये बहाना बनाने लगता है और कहता है कि रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, और मुझे अपने डैड का बदला लेना है। तो जिनको यहाँ पे पता चल गया था कि आखिर शिकी का मकसद क्या रहता है, उसे अपने डैड का बदला लेना रहता है। तो वो कहता है चलो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं आखिर हम दोनों में से कौन क्वालिफाई हो सकता है यहाँ पे। तो अब दोनों एकदम रेडी होते हैं। ये तो अपने आर्ट का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर भी एकदम रेडी रहता है डंडा से ही, और हम देखते हैं कि वो इसका डंडा काट देता है। और इधर हमें होमा को दिखाया जाता है, और उनके लड़ाई के दौरान वहां पे बहुत जोरों की आवाज आ रही होती है, मतलब एकदम धूम धड़ाका जैसा, एकदम पटाखा जैसे फूटता है ना, वैसा वाला एकदम आवाज आ रहा होता है। और सब लोग काफी ज्यादा डर गए रहते हैं। होमा भी बहुत ज्यादा डर गई रहती है और सोच रही होती है कि यार मेरी जैसी लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन उसे ये सोच सोच के काफी अच्छा लग रहा होता है कि यार शिकी ने मुझसे ये कहा था कि हम दोनों साथ मिल के पार करेंगे। और जब वो ये बातें सोचती है ना, तो उसे काफी अच्छा लगता है और कहती है कि कोई बात नहीं, और फिर वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। आगे हम देखते हैं कि सब लोग सोच रहे होते हैं कि पता नहीं वो लोग कहाँ पे चले गए हैं, आखिर उनका क्या हुआ होगा। उस येलो बाल वाली का नाम खूना रहता है और उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े रहते हैं संतरे, और जो वो डरपोक टाइप का व्हाइट हेयर रहता है उसका नाम रोका रहता है। ठीक है,
तो जो रोकू रहता है उसका भी अलग सीन रहता है, बहुत ही रोते रहता है। और यहाँ पे ई का फोर आइज से कह रहा होता है कि तुम क्यों नहीं जाते हो। फोर आइज कहता है हाँ बाद में देखा जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी इनकी लड़ाई जारी रहती है और बहुत ही जोरों शोरों के साथ, लेकिन शिकी यहाँ पे टिक ही नहीं पा रहा होता है जिन के सामने में। लेकिन जब वो हमला कर रहा होता है जिन के ऊपर, तो वो एक चीज नोटिस करता है कि जो उसका यूनी ब्लड है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और अलग टाइप का है, मतलब इससे बहुत अलग है। ये गन निकालता था और वो कुछ और ही निकाल रहा था। लेकिन इतनी देर में क्या होता है कि उसका ध्यान पूरी तरीके से भटक चुका रहता है और जिन इस मौके का फायदा उठाता है और देता है उसे एक बहुत ही जोरदार लात। यहाँ पे शिकी एकदम रोने लगता है और सोचता है कि धक तरीके में हार कैसे गया, मैं कभी भी फाइट को नहीं हारा हूँ। जिन कहता है टाइम वेस्ट हो, तुम तो एकदम बेकार हो, फालतू किसी भी काम के नहीं। लेकिन ये वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इतना भी बेकार बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा और मैं ये साबित कर दूंगा। और फिर से धमाका होता है भाई, बहुत ही जोरदार धमाका। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार होमा ने उसे बचा लिया रहता है, लेकिन उसे चोट लग गई रहती है तो उसका थोड़ा सा ब्लड होमा के ऊपर ही गिर चुका रहता है। और होमा को ब्लड से न थोड़ा सा मतलब डर लगता है। उसे अभी किसी को बताया नहीं था मगर उसे डर लगता है और वो माफी मांग रही होती है इससे। लेकिन वो कहता है कि अरे तुम क्यों माफी मांग रही हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, ये सारी गलती तो उस बेवकूफ की है, इसने मेरे ऊपर हमला किया, तुमने तो मुझे बचाया है, तुमने मेरी जान बचाई है, आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। लेकिन वो कह रही होती कि मुझे माफ कर दो और जितना ज्यादा हो सके तुम यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो मैं कुछ कर पाऊंगी। लेकिन कुछ समझ नहीं पाता है शिकी। फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि होमा का ही ब्लड रहता हो और वो अंदर से एक मॉन्स्टर क्रिएट कर देती है, शायद ये इसका वेपन हो। लेकिन ये उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है बिल्कुल भी। और ये लोग देख के डर जाते हैं कि अरे भाई कितना बड़ा मॉन्स्टर। और ये कह रही होती है कि भाग जाओ वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है। बहुत ही खतरनाक सीन रहता है। नाइटो सोच रहा होता है कि अरे यार ये क्या नया चीज आ गया। तब तक हमें बॉस को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि आज तो एक नॉर्मल क्लास होने वाला था, लेकिन तुमने उन्हें कहाँ पे लेके आ गए हो तुम। हाँ, मुझे लगा था कि एक नॉर्मल तुम क्लास लोगे, लेकिन तुम देखो उन्हें डायरेक्ट जंग के मैदान में लेके आ गए, जबकि ये चीज तो कितने दिनों के बाद की जाती है। तब नाइटो कहता है कि मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है, ये लोग जंग में जाने के लिए अभी से ही रेडी है क्योंकि इनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तब बॉस बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ऊनी के जो बच्चे होते हैं, मतलब जिनके अंदर ये ऊनी ब्लड होता है, उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं बहुत पहले से ही, और कुछ लोग पहले ही उन्हें मार देते हैं, जबकि इनमें उन बच्चों की कोई भी गलती नहीं रहती है। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत खतरनाक हमला हो रहा होता है भाई, और जो जिन रहता है सोचता है कि यार ये कितना ज्यादा बड़ा है, और होमा यहाँ पे बेहोश हो जाती है। तब शिग्यू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और ये मॉन्स्टर आखिर उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि सारे फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि ये मॉन्स्टर ही तो रहता है। और ये उसे बचाने की ऐसी कोशिश क्यों कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर किस तरीके से ये लोग होमा को उस मॉन्स्टर के चंगुल से बचा सकते हैं, लेकिन खतरनाक टाइप का हो जाता है। वो उस मॉन्स्टर को अपनी बहन बुला रही थी और कहती कि प्लीज सिस्टर रुक जाओ, ऐसा मत करो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को चोट लग जाएगी। लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी बात कहाँ मानने वाला था। लेकिन शिकी यहाँ पे समझ चुका रहता है और उसे बोलता है उस मॉन्स्टर को कि तुम क्या जानो अपने सामने किसी अपने को खोने का दर्द, आखिर तुम क्या जानो मॉन्स्टर, तुम कभी भी ये चीज नहीं समझ सकती हो। और यहाँ पे वो पता नहीं उस मॉन्स्टर से क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो तो मॉन्स्टर रहती है और वो कहाँ कुछ समझने वाली थी। लेकिन वो बहुत तेज से दहाड़ती है और यहाँ इतनी तेज से दहाड़ती है कि इनकी हालत एकदम खराब हो जाती है। और ये जो आवाज रहती है बहुत दूर तक जाती है, पूरे जंगल में ये आवाज गूंज रही होती है। लेकिन फिर भी हमारा शिकी उसके सामने डटा हुआ रहता है टॉर्नेडो जैसे। और नाइटो देखता है, सोचता है कि मुझे वहां पे जाना ही पड़ेगा। तब तक हमें दिखाया जाता है जो जिन रहता है वो अपने हाथ में कमान लेता है और इसके तो भाई ब्लड का वेपन बन ही नहीं रहा होता है। और फिर नाइटो सोचता है कि अब शायद मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि उससे तो वो काम हो ही नहीं रहा है। आखिर ये समझता क्यों नहीं है कि कैसे करना है। अगर मैं इसे समझाने बैठा तब तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो खतरनाक हमला हो चुका रहता है और ये सोचता है कि धकते कि मैं बस कमजोर हूँ क्या। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मैंने वो चीज देखी है और मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहता हूँ। लेकिन जो जिन रहता है वो वहां पे अकेले लड़ रहा होता है और ये तो यहाँ पे एकदम रोने लगता है। और फिर जिन कहता है कि रोना है तो कहीं और पे जाओ, मैं इससे निपटूंगा। उसके बाद जिन एक ही साथ दो अलग अलग हथियार निकालता है, दोनों अलग अलग हाथ में। और ये चीज देखने के बाद तो नाइटो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि ये चीज कोई ओनी तभी कर पाता है जब उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो या जब उसे महारत एकदम हासिल हो, क्योंकि दोनों हाथ से अलग अलग वेपन्स निकालना ये कहीं कोई नहीं कर पाता। ये बहुत ही ज्यादा रेयर टाइप होता है और इसमें मास्टर हासिल करने में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि ओनी का जो ब्लड होता है वो अलग अलग टाइप के वेपन्स बना सकता है। लेकिन ये उस यूजर पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के वेपन्स चाहते हैं और कैसा बना सकते हैं। सिर्फ एक वेपन बनाने में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है और अगर आप अपने दोनों हाथ में या दो अलग अलग जगह से वेपन्स बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है और मास्टर करने में इसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मगर जिन ने अभी ये करके दिखा दिया, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में। फिर तो जिन जाता है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, वो उसके हाथ पैर काट रहा होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पे उसके हाथ पैर काट रहा होता है। मगर वो मॉन्स्टर भी इतनी ज्यादा खतरनाक रहती है कि इसे बचने का मौका ही नहीं मिल रहा होता है। लेकिन किसी भी तरीके से
वो अपने प्लान में एकदम सक्सेसफुल हो जाता है और जैसे ही इशिकी उसे देखता है तो उसे कुछ याद आ, अरे ये तो ये बना रहा है और मैंने भी तो ये काम किया था। लेकिन इसे याद आता है कि मैंने कोई एक्स या कुछ भी बनाया नहीं था, मैंने तो कुछ गन बनाया था। और याद कर रहा होता अपने गन का स्टॉक जो भाई इसके घर में पड़ा हुआ रहता है, वही खिलौनों वाला गन। तो यहाँ पे वो एकदम पूरी तरीके से रेडी हो चुका रहता है और जिन की एकदम हालत खराब हो जाती है, क्योंकि भाई ये मॉन्स्टर जब चिल्ला रहा होता है ना तो उसके कान के एकदम पर्दे फट जाते हैं और सोचता है कि धत्तेरी की ये क्या हो गया है। लेकिन ये थक चुका रहता है। अब जो शिकी रहता है वो कहता है कि ये मॉन्स्टर जरा यहाँ तो देखो, और फाइनली शिकी ने वो चीज कर लिया रहता है और नाइटो भी इसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो फाइनली इसने ये सीख तो लिया है। और शिकी सोचता है कि अब बहुत ही ज्यादा सही मौका है, अभी अभी मुझे फायर करना है। और फिर उसके बाद वो एकदम एम लगा के फायर कर देता है उसके ऊपर में। उस मॉन्स्टर के तो चिथरे चिथरे उड़ जाते हैं और उसकी ये पावर देख के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, खासकर कि हमारा जिन और नाइटो दोनों। और उसने सोचा नहीं था कि भाई इसने वेदर बदल दिया है, मतलब एकदम खून की बारिश हो रही होती है ऊपर में और होमा तो बेहोश पड़ गई रहती है। और जो हमारा शिकी रहता है वो भी यहाँ पे गिर चुका रहता है क्योंकि उसकी बॉडी काम नहीं कर रही होती है। तो नाइटो कहता है कि उठने की कोशिश बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि तुमने अपने बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकाल दिया है, जिसकी वजह से अब तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। और अगर तुम ज्यादा उठने की कोशिश करोगे या रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम मारे भी जा सकते हो। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे वहीं पे लेटे रहो। मगर हमारा शिकी उसकी बात मानने का वाला था। वो तो कहता है कि नहीं सर, मैं आपको उठ के दिखाऊंगा तभी तो मैं पास हो पाऊंगा। और फिर से वो उठ जाता है, लेकिन तुरंत ही वो वहां पे गिर भी जाता है और कहता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और नाइटो से कह रहा होता है कि हाँ अब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम चुपचाप यहीं पे रखो, क्योंकि तुम अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर रहे हो और तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और उसे प्रवचन वहीं पे देना शुरू कर देता है। लेकिन जो हमारा जिन रहता है वो शायद बॉल के पीछे वहां पे चला गया रहता है। और फिर ये कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं तो हार जाऊंगा। लेकिन नाइटो कहता है कि चुपचाप यहीं पे लेटे रहो, यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और होमा का भी ब्लड ज्यादा गिर गया है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, कॉल लगा देता हूँ नर्स को। तब तक हम देखते हैं कि जो जिन रहता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि अगर जिन ने इसे मार दिया तो ये अपना मनचाहा पोस्ट ले सकता है। नाइटो से कहता है कि देखो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और क्या हो, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करता हूँ। अगर मैंने शिकी का मार के मुंह तोड़ दिया था तो मैं तुम्हारा भी मार के मुंह जरूर तोड़ूंगा। मगर जिन उससे कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें एक बार मार दिया तो मुझे मेरा मनचाहा पोस्ट मिल जाएगा और जो मैं चाहता हूँ वो होके रहेगा। लेकिन नाइटो को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि वो रहता तो इनका टीचर ही है। और कितना भी भले जिन ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन नाइटो से बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है और उसे बहुत टाइप के आर्ट्स भी पता रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वो अपने छाते से ही रोक लेता है। भाई इसकी छतरी कमाल की होती है। फिर स्मोक कर देता है। स्मोक करता है तो जिन को ऐसा लगता है कि कहीं ये छुपने की कोशिश तो नहीं ना कर रहा, और पीछे से वार करना शुरू करता है, क्योंकि इसके दाएं हाथ पे चोट लगी थी मॉन्स्टर से लड़ते हुए। इसीलिए वो उसके दाएं हाथ पे चोट मार रहा होता है और कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है, तुम टेंशन मत लो, इसके अंदर पॉइजन नहीं है और तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। जिन तुम आराम से लड़ सकते हो। मैं अपने ब्लड का इस्तेमाल नहीं करूंगा जैसा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था, लेकिन मैं तुम्हें इस छतरी से ही जरूर हरा दूंगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद जिनको और भी ज्यादा यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है, कह रहा होता है कि धक्तरी की आखिर छतरी में भाई क्या क्या है, मतलब एक छतरी से देखो तो ये किस तरीके के हमले कर रहा है। लेकिन फिर वो निकल रहा होता है और भाग रहा होता है। और ये सोचता है नाइटो कि अच्छा तो इसने लॉन्ग रेंज के अटैक्स भी सीख लिए क्या। फिर वो पीछे आ जाता है, लेकिन फिर से ये धुआं कर देता है और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अरे कहाँ पे चला गया है वो। तब देखते पीछे से आके भाई पंच मारता है और ये पंच इतना जोरदार लगा हुआ रहता है, सीधे जाके जिन गिरता है और वो उठने की कोशिश करता है, मगर अब उठ ही नहीं पा रहा होता है और वहीं पे लेट जाता है। तभी नाइटो उसे चंगुल में फंसा लेता है और कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम अपने डैड से मिलने के लिए बेकरार हो। ये सुन के जिन को गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। नाइटो कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत पता किया था। तुम्हारे डैड भी एक मोमोतारो थे, क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। और तुम उन्हें मारना चाहते हो, तुम उनसे अपना बदला लेना चाहते हो। ये सब सुनने के बाद जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आज जो मेरी ये हालत हुई है ये सब बस उस आदमी की वजह से हुई है। उसने मुझसे मेरा सब चीज छीन लिया और मैं उसे ढूंढ के मारना चाहता हूँ। मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो पोस्ट लेना चाहता हूँ। लेकिन ये कहता है कि ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिन को यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि वो इंसान, उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं अपने डैड को इसलिए इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उन्हें मार सकूं। उसकी वजह से ही मुझे ये सारे कट्स और निशान मिले हुए हैं। मैंने कचरे से ढूंढ के खाना खाया था, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। मैं इसलिए जिंदा रहना चाहता था ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं और अपने हाथों से मार सकूं। लेकिन फिर नाइटो उसे बताता है कि देखो अगर तुम अपना बदला लेना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो भाई उठ चुका रहता है, लेकिन फिर से ये गिरा देता है भयंकर तरीके से और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। और अगर तुम उन्हें सही में मारना चाहते हो
तो तुम मार सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अभी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और इतनी ज्यादा कमजोरी में तुम कभी भी उन्हें नहीं मार सकते हो, उल्टा वही तुम्हें मार डालेंगे। फिर ये कॉल लगाता है और कहता है होमो को लेके जाओ। नर्स को बुला देता है और ये भी बताता है कि ये इसके चंगुल में आ चुका है और सब चीज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिन थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था इसलिए इसने उसे काबू में कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा शिकी रहता है, वो धीरे धीरे करके पीछे से खड़ा हो रहा होता है। नाइटो को पता भी नहीं चलता, लेकिन ये खड़ा हो गया रहता है और कहता है कि मैं वापस से हिल सकता हूँ। नाइटो उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो मेरे हाथ से ये बॉल छीन लो, या फिर तुम्हारे पास बस 5 मिनट 30 सेकंड है, तुम जाओ और जाकर दूसरा बॉल ढूंढ लो, और ढूंढने के बाद तुम्हें तुरंत ही गेट से बाहर भी निकलना है, और अगर नहीं निकल पाए तो फेल हो जाओगे, और फेल हो जाओगे तो एकेडमी से निकाल दिए जाओगे। बताओ तुम क्या करोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब शिकी के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, मगर वो किसे चूज करने वाला था, तो वो चूज करता है और तुरंत ही वहां से भाग जाता है। उसने चूज किया था दूसरे बॉल को ढूंढना, क्योंकि नाइटो को तो हरा नहीं सकता है, लेकिन नाइटो भी उसके पीछे पीछे गया था। फिर पता लगता है कि शिकी ने तो यहाँ पे उसे झांसा दे दिया है, वो यहाँ पीछे से आ गया रहता है जिन के पास में और कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। देखो मैं खुद तो उसे नहीं हरा सकता हूँ, अकेले बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर दो तो हम दोनों साथ मिलकर उसे हरा सकते। बताओ क्या कहते हो, मेरा ये प्लान कमाल का है ना। लेकिन ये भी उसकी बात मान रहा होता है, कहता है कि जाओ, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। मतलब जिनको यहाँ पे गुस्सा तो पता नहीं किस बात का रहता है, वो इसके साथ बिल्कुल नहीं काम करना चाहता था। तो कहता है कि ठीक है जाओ, काम मत करो। और यहाँ पे नाइटो ढूंढ रहा होता है कि अरे ये शिकी आखिर गया तो गया कहाँ। फिर जो शिकी रहता है वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा होता है, और फाइनली यहाँ पे सामने में उसे नाइटो मिल गया रहता है। तो वो कहता है आओ तुम बॉल लोगे क्या। पीछे से आ चुका रहता है जिन, और वो उससे बॉल लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो पता नहीं क्या करके भाई इसे बांध देता है, और दोनों यहाँ पे अपना प्लान पे एकदम डट गया रहते हैं। इनका यही प्लान रहता है कि ये लोग बांध देंगे, लेकिन वो भी नाइटो कम चालाक नहीं रहता भाई, नाइटो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे चालाक रहता है। और शिकी कहता है कि मैं जाके उसे सामने से पकड़ता हूँ, उसके बाद तुम देख लेना। तो जिन कहता है कि ठीक है जाओ। तो ये भागता है, तो ये क्या करता है कि बॉल यहाँ पे घसका देता है जिन के पास में। अब इसे पता रहता है कि जिन वो बॉल लेके पक्का भागेगा, क्योंकि उसे पास होना है, और वो अगर भागेगा तो मैं यहाँ पे इसे पकड़ लूंगा शिकी को, और शिकी को पकड़ के बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा कि वो कभी चल ना पाए और फिर एग्जाम में फेल भी हो जाए। तो होता बिल्कुल वैसा ही है, जो जिन रहता है वो उस बॉल को ले लेता है शिकी के कहने पे, क्योंकि शिकी उल्टा उसे कहता है कि जाओ लेके भागो। असल में नाइटो को लगा था कि शिकी भी बॉल को लेके भागेगा, लेकिन नहीं। और फिर नाइटो बताता है तुम फेल हो जाओगे। तब ये कहता है कि अरे धक तेरी की, मैं तो ये बात भूल ही गया था कि मैं भी फेल हो जाऊंगा, मुझे भी तो पास होना है, अब मैं कैसे पास होऊंगा। और नाइटो कहता है कि तुम 1 नंबर के गधे हो, कभी भी दिमाग से काम बिल्कुल भी नहीं लेते हो। मगर जो जिन रहता है वो तो बॉल लेके भाग चुका रहता है। मगर यहाँ कुछ होता है, अब जिन को वापस आना रहता है, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि पहले ही जो हमारा शिकी है उसने उसके ऊपर एहसान किया हुआ है। तो वो वापस आ रहा होता है और कहता है कि ये बॉल लेके तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम पास हो जाओ। मैं फेल हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे काफी तगड़ा हूँ। और फिर हमें एक पिक को दिखाया जाता है, और ये कोई नॉर्मल पिक नहीं रहता, असल में ये एक मैसेंजर रहता है। और मैसेंजर में हमें ये पता लगता है कि एक इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी है कि इनका अंडर अटैक में आ चुका है, मोमोतारो एजेंसी ने हमला कर दिया है, तो अब इन्हें वहां पे जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। नाइटो ये सुन के एकदम हैरान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एक एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन, वहां पे उन्होंने हमला कर दिया है, तो अब इन्हें भी जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमें इन सभी लोग को दिखाया जाता है। अब सब लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पे कि आखिर उन्हें इतना ज्यादा देर क्यों लग रहा है, और 4 आइज को बोला जा रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या बात होगा। और इका यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब घमंडी और गुस्से वाला रहता है। 4 आइज कहता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, कहीं वो तीनों साथ में तो फेल नहीं ना होगा। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सब के सब अब वहां पे वापस आ चुके रहते हैं, और उन सभी को बताया जाता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे निकलना पड़ेगा। जो एग्जाम था वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, क्योंकि हमें बैकअप देना है, हमें जाके हमारे ओनी ग्रुप के तरफ से लड़ना है, और वो भी क्योटो ब्रांच में। तो क्योटो इन्हें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, और ये लोग निकल भी जाते हैं भाई क्योटो, और नॉर्मल एकदम ऐसे बन ठन के जाते हैं एकदम नॉर्मली, ताकि बिल्कुल भी शक ना हो। तो यहाँ पे सब लोग सवाल पूछने लगते हैं नाइटो से कि आखिर हम लोग मतलब जा क्या रहे हैं, और हम लोग क्या मेन फ्रंट लाइन से लड़ने वाले हैं। और यहाँ पे ईका और 4 आइज और जो हमारा शिकी उनका अलग ही चल रहा होता है। तब नाइटो कहता है कि हम लोग फ्रंट लाइन से बिल्कुल नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन से जो मेन रहेंगे वही लड़ने वाले। मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, जो ओनीज है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं वो लोग ह्यूमंस के बीच में ही रहते हैं, और जो ओनीज जिनका कोई अपना नहीं रहता है, जिनके पास घर नहीं होते हैं, वो लोग उन्हें सहारा देते हैं, समझे। तो यहाँ पे इनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और बहुत टाइप्स में मतलब ब्रांचेस और रीजन्स ऐसे फैले हुए हैं, सब चीज फैला हुआ है। तो यहाँ पे सबको डर लग रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो शिकी रहता है वो पूरे जोश में रहता है, खासकर कि जो हमारा रोकू रहता है व्हाइट हेयर वाला, उसे तो वॉमिटिंग आ रही होती है। फिर नाइटो ये भी बता रहा होता है कि देखो
तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम लोग जिन मोमोतारो से मिले हो वो लोग अलग अलग रीजन के। शिकी सोच रहा होता है कि मैं उस बंदे को मार के रहूंगा जिसने मेरे डैड को मारा है। नाइटो बताता है कि नहीं, वो बंदा तुम्हें वहां नहीं मिलेगा क्योंकि उसका अलग रीजन है। जैसे ओनिस का अपना अलग अलग रीजन है, मतलब अलग अलग पे हेडक्वार्टर्स बना के रखा हुआ है, वैसे मोमोतारो ग्रुप का भी अपना अलग अलग रीजन है और अलग अलग जगह उन लोगों ने अपना अपना हेडक्वार्टर्स बना के रखा हुआ है। तो सब जगह अलग अलग मिलने वाले हैं, लेकिन हम लोग फ्रंट लाइन से नहीं, हम लोग पीछे से रह के लड़ेंगे और तुम लोग ज्यादा आगे बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तो फोरेस कहता है कि आखिर हमें किस तरीके का मोमोतारो वहां पे मिलने वाला है। तब नाइटो बताता है एक ऐसा जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, शायद उस टाइप का मोमोतारो तुम लोगों ने आज से पहले कभी ना देखा। तो दोस्तों कैसा लगा तुम्हें? और देखो मैं तुम लोगों के लिए सबसे पहले ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अभी के अभी इसके एपिसोड्स निकले थे और एकदम फ्रेश मैं तुम लोग के लिए बना के लेके आ रहा हूँ। सोचो तुम लोगों के लिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अब भी एग्जाम दे के आया हूँ और अब भी बना रहा हूँ, और तुम लोग एक लाइक नहीं करते और ना ही मुझे हाई पॉइंट्स देते हो। ये तो भाई बहुत ज्यादा कंजूसी हुई। मैं अभी अभी एग्जाम से आ रहा हूँ और बताओ तुम लोग के लिए वीडियो भी ला रहा हूँ। कम से कम इतना तो कर दो यार, कमेंट भी कर दो। और देखो कितनी जल्दी तुम लोग के लिए वीडियो लाया हूँ। बहुत ज्यादा मुश्किल होती है भाई बनाने में, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ। तो बस इसी के लिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बस अपने भाई को सपोर्ट कर दो, जल्द से जल्द 100K करवा दो। और जितना तुम लोग सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा तुम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं अलग अलग एनिमे भी तो लाता हूँ, ऑनगोइंग के साथ अलग अलग भी तो लाता हूँ, और देखो कितना ज्यादा कमाल का ये एनिमे। बताना कैसा लगा तुम लोग को। खत्म।